जरा सोचिए, कोई एक चेक पर लिखी रकम बदल दे। किसी ने 10,000 का चेक दिया और उसे उसे चिपके से 1 लाख बना दिया गया। या उससे भी आगे बढ़कर किसी की वसीयत पर किसी और ने दस्तखत कर दिए और सारी जायदाद अपने नाम कर ली। ये सिर्फ छोटे मोटे झूठ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे काम हैं जो हमारे भरोसे के पूरे सिस्टम पर एक तरह से हमला करते हैं। और ये भरोसा ही तो सब कुछ है। वो भरोसा जो हम कागज के एक टुकड़े पर, एक स्याही के निशान पर या अपनी जेब में रखे एक नोट पर करते हैं। अगर ये भरोसा टूट जाए तो हमारा समाज, हमारा व्यापार, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए भारतीय कानून इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के कुछ ऐसे ही हिस्सों की गहराई में उतरेंगे जो दस्तावेजों और पैसों से जुड़े इन अपराधों से निपटते हैं। हाँ। आज हमारी बातचीत 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। जालसाजी, जिसे हम फोर्जरी कहते हैं, मिथ्या दस्तावेज यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट, और कूटकरण, काउंटरफीटिंग। ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके कानूनी मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। सही। हमारे पास जो स्रोत है वो इन कानूनी पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। और आज हमारा मकसद सिर्फ इनकी परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक छोटा सा फर्क, वो इरादे का फर्क, कैसे एक साधारण धोखे को एक गंभीर अपराध में बदल देता है। चलिए इस कानूनी भूल भुलैया को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम मिथ्या दस्तावेज या फॉल्स डॉक्यूमेंट कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ कोई भी झूठा या नकली कागज है? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही समझते होंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, कानून की नज़र में मिथ्या दस्तावेज सिर्फ एक नकली दस्तावेज नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 464 वो इसे 3 तरीकों से परिभाषित करती है। जब कोई व्यक्ति बेईमानी से कोई दस्तावेज बनाता है, उस पर दस्तखत करता है या मुहर लगाता है, ये जानते हुए कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यानी अगर मैं किसी प्रॉपर्टी के कागज पर आपके नाम के दस्तखत कर दूं, ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। दूसरा तरीका है किसी असली दस्तावेज में बेईमानी से फेरबदल करना। जैसे मेरा वो चेक वाला उदाहरण। हाँ, वही 10,000 को 1 लाख बना देना। आपने कोई नया दस्तावेज नहीं बनाया, लेकिन आपने असली दस्तावेज को बदलकर उसे झूठा बना दिया। आपने उसकी पहचान ही बदल दी। अच्छा, तो ये सिर्फ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूदा दस्तावेज को बदलने के बारे में भी है। ये तो साफ हुआ। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका थोड़ा और दिलचस्प है। इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे से ही दस्तावेज पर दस्तखत करवाता है, लेकिन धोखे से। धोखे से मतलब? मान लीजिए कोई व्यक्ति नशे में है या मानसिक रूप से उस वक्त ठीक नहीं है, या उसे दस्तावेज के बारे में झूठ बताया गया है और उससे किसी कागज पर साइन करवा लिए जाए। साइन तो असली है, उस व्यक्ति ने खुद किए हैं, लेकिन क्योंकि उसकी सहमति धोखे से ली गई है, कानून उस दस्तावेज को मिथ्या दस्तावेज मानता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बारीक बात है ना। मतलब दस्तखत असली होते हुए भी दस्तावेज झूठा माना जाएगा। जी हाँ। तो ये तो साफ है कि मिथ्या दस्तावेज बनाना ही अपने आप में गलत काम है। पर क्या ये हमेशा एक अपराध है? मान लीजिए मैं मजाक में अपने दोस्त के नाम से एक नकली लव लेटर लिख दूं, तो क्या मैंने अपराध कर दिया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर जालसाजी यानी फोर्जरी का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। सिर्फ एक मिथ्या दस्तावेज बना देना जालसाजी नहीं है। जालसाजी तब होती है जब उस मिथ्या दस्तावेज को बनाने के पीछे एक बेईमान इरादा या आशय होता है। आपका दोस्त के नाम लव लेटर लिखना शायद मजाक हो, लेकिन अगर आप वही काम किसी की शादी तुड़वाने के इरादे से करते हैं तो वो जालसाजी बन जाता है। तो इरादा ही वो मसाला है जो इस डिश को जहरीला बनाता है। अगर मिथ्या दस्तावेज एक बंदूक है, तो जालसाजी उस बंदूक को चलाने का इरादा है। क्या बेहतरीन एनालॉग है, बिल्कुल सही। कानून की धारा 463 यही कहती है, जब कोई मिथ्या दस्तावेज इस इरादे से बनाया जाए कि आम जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान हो, किसी झूठे दावे को सच साबित किया जाए, किसी को उसकी संपत्ति से क्या कहते हैं बेदखल किया जाए, या कोई धोखाधड़ी की जाए, तब ये जालसाजी कहलाता है। मतलब बिना बेईमान इरादे के ये सिर्फ एक झूठा कागज है। बिल्कुल, और इरादे के साथ ये गंभीर अपराध है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स में जिक्र है कि कानून हर तरह की जालसाजी को एक ही तराजू में नहीं तौलता। क्यों? बिल्कुल नहीं। कुछ दस्तावेज ज्यादा पवित्र या महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाँ, कानून अपराध की गंभीरता को पहचानता है।
एक आम दस्तावेज की जालसाजी के लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिन पर हमारे समाज और कानूनी व्यवस्था का पूरा ढांचा टिका होता है। जैसे अदालत का कोई फैसला या रिकॉर्ड, या फिर जन्म और मृत्यु का सरकारी रजिस्टर। ओह हाँ। सोचिए, अगर कोई अदालत के फैसले को ही बदल दे या किसी जिंदा इंसान को सरकारी कागजों में मरा हुआ घोषित कर दे, ये तो पूरे सिस्टम पर हमला है। सही बात है। इसलिए इनके लिए सजा भी ज्यादा सख्त है, 7 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन हमारे नोट्स में एक खास तरह के दस्तावेज का जिक्र है जिसकी जालसाजी की सजा आजीवन कारावास है। मैं वसीयत की बात कर रहा हूं। एक वसीयत की जालसाजी के लिए उम्र कैद, ये तो हत्या जैसे अपराध के बराबर की सजा है। कानून एक कागज के टुकड़े को इतनी अहमियत क्यों देता है? क्योंकि वसीयत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो किसी इंसान की आखिरी इच्छा है, उसकी जिंदगी भर की कमाई और भावनाओं का निचोड़ है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक पिता अपनी मेहनत से घर बनाता है, उसके 2 बेटे हैं, वो अपनी वसीयत में दोनों को बराबर हिस्सा देता है। उसके गुजरने के बाद एक बेटा एक जाली वसीयत पेश करता है जिसमें सारा घर उसके नाम होता है। और दूसरा बेटा सड़क पर आ जाता है। सिर्फ सड़क पर नहीं आता, उसका अपने पिता की यादों से, अपने भाई से और इंसाफ से भरोसा उठ जाता है। सही बात है। यहाँ अपराध सिर्फ पैसों का नहीं है, ये किसी की अंतिम इच्छा को मिटाने का अपराध है। ये उस भरोसे को तोड़ने का अपराध है कि मरने के बाद आपकी इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। ये परिवार को तोड़ने का अपराध है। इसीलिए कानून इसे इतनी क्रूरता से देखता है और आजीवन कारावास जैसी सजा देता है। मतलब ये समाज को एक संदेश है। बिल्कुल, एक संदेश के कुछ चीजें पवित्र होती हैं और उनके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। अब समझ आया कि ये सिर्फ एक दस्तावेज का मामला नहीं, बल्कि भावनाओं और भरोसे की हत्या का मामला है। ठीक है, तो हमने मिथ्या दस्तावेज और जालसाजी को समझ लिया। अब आते हैं तीसरे शब्द पर, कूटकरण, काउंटरफिटिंग। ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में तो जाली नोटों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। क्या ये जालसाजी का ही एक और नाम है? ये दोनों जुड़े हुए हैं पर अलग हैं। आप कह सकते हैं कि कूटकरण एक बहुत ही खास किस्म की जालसाजी है। अच्छा। जालसाजी का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें चेक, वसीयत, प्रॉपर्टी के कागज, डिग्री, सब कुछ आ सकता है। लेकिन कूटकरण का मतलब है किसी चीज की हूबहू नकल बनाना ताकि वो असली लगे और लोगों को धोखा दिया जा सके। तो फर्क क्या है? धोखा तो दोनों में ही दिया जा रहा है। फर्क है शिकार का। शिकार का? हाँ, जब कोई वसीयत की जालसाजी करता है तो उसका शिकार एक व्यक्ति या एक परिवार होता है। लेकिन जब कोई करेंसी नोटों का कूटकरण करता है, यानी जाली नोट बनाता है, तो उसका शिकार कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश होता है, पूरी अर्थव्यवस्था होती है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो मतलब सिर्फ जाली नोट छापना ही अपराध नहीं है। अक्सर हम सिर्फ उसी को अपराधी समझते हैं जो मशीन लगाकर नोट छाप रहा है। बिल्कुल नहीं, और यही हमारे कानून की खूबसूरती है। कानून ने इस अपराध से जुड़े पूरे नेटवर्क, पूरे इकोसिस्टम को निशाना बनाया है, सिर्फ नोट छापने वाले को नहीं। अच्छा। धारा 489 ए से ई तक, जो खास तौर पर इसी अपराध के लिए है, वो एक पूरी चेन को कवर करती है। वो चेन क्या है? सबसे पहले तो है नोट बनाना या बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना। इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा है। फिर आता है उन जाली नोटों को असली बताकर बाजार में चलाना। मान लीजिए आपने सब्जी खरीदी और जाली नोट दे दिया, ये जानते हुए कि वो नकली है। ये भी एक गंभीर अपराध है। कानून यहाँ भी इरादे को देखता है। अगर आपके पास जाली नोट है और आपको नहीं पता था, तो आप अपराधी नहीं हैं। लेकिन जिस पल आपको पता चल जाता है कि ये नकली है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। धारा 438 सी कहती है कि अगर आप जानते बूझते हुए जाली नोटों को अपने पास रखते हैं, सिर्फ रखते हैं? हाँ, इस इरादे से कि उन्हें असली की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो सिर्फ उन्हें रखना भी अपराध है। अरे, मतलब इस्तेमाल करना भी जरूरी नहीं, सिर्फ रखना ही काफी है। हाँ, अगर आपका इरादा उन्हें चलाने का है। कानून ये नहीं चाहता कि आप सोचें, अरे मेरा नुकसान हो गया, अब मैं इसे किसी और को देकर अपना नुकसान पूरा कर लूं। सही। कानून कहता है कि आपको उस चेन को वहीं तोड़ना होगा, और इस चेन में आखिरी कड़ी वो लोग हैं जो जाली नोट बनाने का सामान बनाते हैं या बेचते हैं। वो खास कागज, स्याही या प्रिंटिंग प्लेट्स, उन्हें भी कानून अपराधी मानता है। इसका मकसद है इस गोरख धंधे को जड़ से उखाड़ना। ये तो पूरे इकोसिस्टम पर एक, क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है।
ये दिखाता है कि सरकार और कानून जाली नोटों को देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जाली नोट सिर्फ अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं करते, इनका इस्तेमाल अक्सर आतंकवाद को फंड करने, ड्रग्स की तस्करी और दूसरे देश विरोधी कामों के लिए भी होता है। ये सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझना चाहें, ताकि ये तीनों अवधारणाएं हमारे दिमाग में एकदम साफ हो जाएं। मिथ्या दस्तावेज बनाना वो काम है, सही, कार्य है। मतलब किसी झूठे दस्तावेज को तैयार करना। जालसाजी उस काम के पीछे का बेईमान इरादा है जो उसे एक व्यापक अपराध बना देता है। बिल्कुल सही, वो आपराधिक इरादा है। और कूटकरण एक खास किस्म की नकल है, खास तौर पर करेंसी या स्टैम्प की, जिसका मकसद सिर्फ धोखा देना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और भरोसे के सिस्टम पर हमला करना है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? ये एक बेहतरीन और एकदम सटीक सारांश है। मिथ्या दस्तावेज कार्य है, जालसाजी उस कार्य के पीछे का आपराधिक इरादा है, और कूटकरण नकल का वो अपराध है जहां हमला पूरे सिस्टम पर होता है। इन सभी कानूनों का आखिरी लक्ष्य, जैसा हमारे नोट्स भी बताते हैं, समाज में विश्वास और प्रामाणिकता को बनाए रखना है। ये तो साफ है कि ये कानून सिर्फ किताबों में लिखे सख्त नियम नहीं है। ये उस अदृश्य धागे को बचाने के लिए हैं जिससे हमारा पूरा समाज बुना हुआ है, भरोसे का धागा। हर दस्तखत, हर चुक्ति, हर नोट इसी भरोसे पर चलता है। इनके बिना कोई व्यापार नहीं हो सकता, कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की नींव है। और जब कोई इस नींव को हिलाने की कोशिश करता है तो कानून पूरी सख्ती से पेश आता है। तो अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। हमारे सारे स्रोत और हमारी आज की चर्चा भौतिक दस्तावेजों और करेंसी पर केंद्रित थी। कागज, शाही और मोहर की दुनिया। ये कानून उस जमाने में लिखे गए थे, लेकिन आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां असल और नकल का फर्क वो धुंधला होता जा रहा है। जरा डीप फेक वीडियो के बारे में सोचिए, जहां किसी का चेहरा और आवाज इतनी सच्चाई से नकल की जा सकती है कि वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आकर कोई डील साइन कर ले। ओह हाँ। या डिजिटल सिग्नेचर की जालसाजी के बारे में सोचिए, या फिर क्रिप्टो करेंसी जो सिर्फ कोड की शक्ल में मौजूद है, उसका कूटकरण कैसे होगा। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या एक डीप फेक वीडियो को मिथ्या दस्तावेज माना जा सकता है? क्या किसी के बायोमेट्रिक डेटा को चुराकर इस्तेमाल करना जालसाजी है? ये पुराने कानूनी सिद्धांत धोखे के इन नए और कहीं ज्यादा खतरनाक तरीकों पर कैसे लागू होंगे? क्या हमारे मौजूदा कानून इनसे निपटने के लिए तैयार हैं, या हमें पूरी तरह से नई परिभाषाओं और नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी?